Morning everyone, I am Alok and from today onwards I will teach you social science. सोशल साइंस की अगर बात करें तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर आगे चल के आप कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो इसमें से एक लार्ज पोर्शन एग्ज़ाम में पूछा जाता है। और अगर बात करें और बड़े एग्ज़ाम्स की लाइक यूपीएससी एमपीपीएससी की, तो उसका मेन बेस ही सोशल साइंस होता है। Let me discuss about the syllabus of social science. So there are four sections. First is history, then geography, then civics, then economics. This is your first book for social science, India and the Contemporary World. First, history for class 9th. This is your second book, Contemporary India. First, this is the geography book for 9th. This is third one, Democratic Politics 1. This is for political science. And last one is Economics for class 9th. So now we are going to start our first class, and we start it with economics. Let's see the contents of this book. So there are 4 chapters in your book. Chapter first, the story of village Palampur. Second chapter is pupil as resource. Third chapter is poverty as a challenge, and fourth chapter is food security in India. So first we will start chapter first, the story of village Palampur. चैप्टर 1, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। सबसे पहले हम इसका ओवरव्यू देखते हैं। तो पालमपुर नाम का कोई गांव है ही नहीं, ये एक हाइपोथेटिकल विलेज है, और मतलब कि काल्पनिक गांव है। और इसकी स्टोरी का पर्पस बस इतना है कि आपको बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन समझा सकें। अब पालमपुर गांव की बात करें तो यहाँ पे खेती जो है वो मेन एक्टिविटी है। इसके अलावा अदर एक्टिविटी भी होती हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी और ट्रांसपोर्ट। अगर हम प्रोडक्शन एक्टिविटी की बात करें तो प्रोडक्शन एक्टिविटी में जो वेरियस सोर्सेज लगते हैं वो क्या क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज, मैन मेड आइटम, ह्यूमन एफर्ट्स, मनी। तो इस स्टोरी में हम सीखेंगे कि कैसे इन वेरियस रिसोर्सेज को एक साथ यूज़ करके जो गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करना चाहते हैं उससे आसानी से प्रोड्यूस कैसे कर सकते हैं। लेट वी सी इंट्रोडक्शन ऑफ पालमपुर विलेज। तो अगर हम पालमपुर विलेज की बात करें तो ये आसपास के गांव और शहर से अच्छी तरह कनेक्टेड है। जैसे इसके पास एक बड़ा गांव है जो इससे 3 किलोमीटर दूर है, और एक शहर शाहपुर, ये भी रोड के थ्रू पालमपुर से अच्छी तरह कनेक्टेड है। यहाँ पे हम काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट देख सकते हैं, जैसे बुलक कार्ट, तांगा, बोगीज, जो लोडेड विथ जैगरी मीन्स गुड़ को लोड किए होते हैं। और अदर कमोडिटी के लिए भी मोटर व्हीकल यूज़ होते हैं, जैसे मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर्स, ट्रक्स एक्सेट्रा। यहाँ की फैमिलीज़ की बात करें तो 450 फैमिलीज़ इस गांव में रहती हैं, जिनमें 80 अपर कास्ट फैमिली हैं जिनके पास लैंड होती है, उनके अपने पक्के बड़े घर होते हैं। और दूसरी कास्ट यहाँ पे है एससी कास्ट, जो यहाँ पे 1/3 पॉपुलेशन है जिसकी। तो इनका गांव के एक कोने में ये लोग रहते हैं, और इनके घर थोड़े से छोटे हैं और मिट्टी के बने हुए हैं। अब यहाँ की अगर हम ज़्यादातर घरों की बात करें तो सभी में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी पावर है, जो कि ये अपने खेतों में कुएं से पानी खींचने के लिए यूज़ करते हैं, या फिर अदर बिजनेस के लिए, छोटे मोटे बिजनेस के लिए इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं। और पालमपुर विलेज में 2 प्राइमरी स्कूल है, एक हाई स्कूल है, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है जो कि गवर्नमेंट चलाता है, और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जो छोटी मोटी बीमारियों के लिए ट्रीट करते हैं। अगर हम बात करें सभी चीज़ों की ओवरऑल पालमपुर विलेज की, तो ये एक बहुत ही अच्छा गांव है जिसमें रोड्स भी हैं, ट्रांसपोर्ट भी है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, इरिगेशन भी है, स्कूल भी है और हेल्थ केयर सेंटर्स भी हैं। तो अगर हम देखें तो पालमपुर विलेज में जो फंडामेंटल्स चीज़ें होनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वो सारी इस विलेज में है। अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट पेज पे,
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम प्रोडक्शन से रिलेटेड बात करेंगे कि कैसे प्रोडक्शन किया जाता है। तो पहले हम ये देख रहे हैं कि प्रोडक्शन के लिए ज़रूरत किन किन चीज़ों की पड़ती है। तो जो फर्स्ट रिक्वायरमेंट है वो है लैंड। मीन्स हमारे पास ज़मीन होना चाहिए। अब इसमें लैंड में हम नेचुरल रिसोर्सेज को भी इंक्लूड करते हैं, जैसे वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स एसेट्रा। सेकंड रिक्वायरमेंट की बात करें तो वो है लेबर। अब लेबर मीन्स जो हमारे काम में हमारी मदद करें या हमारे लिए काम करें। अब प्रोडक्शन में कभी कभी हमें हाईली एजुकेटेड वर्कर्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप देखते हो किसी कंपनी में अगर हमें मैनेजर की ज़रूरत पड़े तो वो तो पढ़ा लिखा ही चाहिए होगा। और कभी कभी हमें छोटे कम पढ़े लिखे वर्कर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे मशीन रन करना है या फिर खेती वगैरह करना है, तो उसमें बहुत ज़्यादा एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं है। तो पहली रिक्वायरमेंट है लैंड और दूसरी रिक्वायरमेंट है लेबर। अब हम बात करते हैं थर्ड रिक्वायरमेंट की, दैट इज़ फिजिकल कैपिटल। अब फिजिकल कैपिटल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल मीन्स जो चीज़ें हम सालों साल के लिए यूज़ करते हैं, मतलब कि मोर देन 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर। तो जब ऐसे टूल्स की या मशीन्स की या बिल्डिंग की बात करें तो ये फिक्स्ड कैपिटल कहलाती है, जैसे कि जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर्स या फिर बड़ी बड़ी मशीनरीज वगैरह। तो जो हम लंबे समय के लिए यूज़ करते हैं उन्हें बोला जाता है फिक्स्ड कैपिटल। और वर्किंग सेकेंड वन इज़ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब जैसे कि हम रॉ मटेरियल का यूज़ कर रहे हैं या फिर मनी इन हैंड अपने प्रोडक्शन में पैसा लगा रहे हैं, उसे वर्किंग कैपिटल बोला जाता है। जैसे कि एक कोई बुनकर है जो कढ़ाई बुनाई का काम करता है, तो उसके लिए धागा क्या हुआ, धागा उसके लिए रॉ मटेरियल हुआ। और जैसे अगर हम कुम्हार की बात करें, पॉटर की, जो कि मिट्टी के घड़े वगैरह बनाता है, तो उसके लिए मिट्टी रॉ मटेरियल हुई। तो ऐसा मटेरियल जो कि हम प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, वो वर्किंग कैपिटल के अंडर में आता है। और अगर हम बात करें मनी की, तो मनी भी वर्किंग कैपिटल के अंडर में ही आता है, क्योंकि उससे हम जो हमारे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करते हैं। अब जो ये हमने प्रोडक्शन किया है, अब इसको कौन मार्केट ले जाएगा, कौन बेचेगा और इन सारी एक्टिविटीज़ को कौन परफॉर्म करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे इन्होंने फोर्थ रिक्वायरमेंट दी है, दैट इज़ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल को हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी हमने देखा कि प्रोडक्शन में जो जो चीज़ें यूज़ होती है वो है लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, और इनको हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। समझ आया ना? जैसे फोर फैक्टर्स क्या, अगर पूछा जाए कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, तो हम क्या बोलेंगे? लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। अब हम देखेंगे फार्मिंग इन पालमपुर, मतलब फार्मिंग का क्या पैटर्न है पालमपुर विलेज में। तो फर्स्ट पॉइंट दिया है लैंड इज़ फिक्स्ड, मतलब कि जो उनके पास फील्ड है, जो उनके पास ज़मीन है, वो फिक्स्ड है, स्थिर है। इसका रीज़न क्या है? तो जितनी भी उनके पास मतलब ज़मीन है, तो जो अनकल्टिवेटेड लैंड थी उनको भी इन्होंने इरीगेट करके कल्टिवेटेड लैंड कर दिया है। तो अब एक्सपेंशन जो है लैंड का वो अब और नहीं हो सकता, जो लैंड है बस वही है। अब सेकंड पॉइंट देखो, इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड, मतलब कि एक ही ज़मीन से क्या कोई ज़्यादा लाभ ले सकता है। तो अगर हम पालमपुर की बात करें तो पालमपुर में जब रैनी सीज़न होता है, जिसे हम खरीफ बोलते हैं, खरीफ सीज़न, तो इसमें फार्मर जो हैं वो ज्वार और बाजरा उगाते हैं, जो कि कैटल फीडिंग के काम में आता है। उसके बाद अक्टूबर और दिसंबर में ये लोग पटेटो का कल्टीवेशन करते हैं। फिर उसके बाद जो विंटर सीज़न होता है, जिसे रबी सीज़न बोला जाता है, इसमें ये लोग व्हीट उगाते हैं। और शुगर कैन के लिए ये लोग लैंड का एक अलग एरिया डिवोट किए होते हैं, अलग एरिया दिए होते हैं, जिसमें सिर्फ शुगर कैन ही उगता है। अगर हम बात करें गुड़ की, तो गुड़ में शुगर कैन, गन्ना एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, जो कि शाहपुर के ट्रेडर्स को ये लोग सोल्ड करते हैं। अब हम बात करें कि क्या रीज़न है कि ये लोग एक ही ज़मीन पे एक साल में 3 अलग अलग टाइप की क्रॉप्स उगा लेते हैं। तो इसका मेन रीज़न है वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ इरिगेशन, मतलब कि इनकी जो सिंचाई व्यवस्था है वो बहुत ही अच्छी है। और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पालमपुर विलेज में काफ़ी पहले ही आ गई थी,
जिसने सिंचाई व्यवस्था को और ज़्यादा मजबूत कर दिया। ये लोग जो वेल्स हैं, कुएँ वगैरह हैं या फिर छोटी-छोटी नहरें हैं, उससे पानी खींचने का काम करते हैं। अब एक ही लैंड से अलग-अलग टाइप की क्रॉप उगाने की जो प्रोसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग। क्या बोलेंगे उसे? मल्टीपल क्रॉपिंग। ये एक कॉमन वे प्रोडक्शन है जो कि एक ही लैंड पे अलग-अलग टाइप की क्रॉप्स उगा के हम करते हैं। तो पालमपुर की बात करें तो यहाँ की 2 मेन क्रॉप जो हैं वो हैं व्हीट एंड शुगर केन, और थर्ड क्रॉप ये लोग पोटैटो के रूप में उगाते हैं। अभी हमने देखा ये एक ही लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन कैसे करते थे, है ना? तो वो रीज़न क्या था? मल्टीपल क्रॉपिंग। अब हम देखेंगे एक दूसरा तरीका जिससे ये लोग एक ही लैंड से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाते थे। तो जो पहले ट्रेडिशनली सीड्स थे, जो बीज खेत में बोए जाते हैं, जो ट्रेडिशनली सीड थे, मतलब कि पुरानी परंपरा के हिसाब से जिनको वो लोग सॉन करते थे, तो उनसे प्रोडक्शन जो है वो कम होता था। उनमें इरिगेशन सिंचाई वगैरह उसमें कम करनी पड़ती थी, लेकिन जो मैनुअल खाद वगैरह है जैसे कि गोबर खाद हो गई और अदर ट्रेडिशनल खाद वगैरह हो गई, तो उनका यूज़ ज़्यादा होता था, लेकिन उनसे प्रोडक्शन भी कम होता था। तो जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया 1960s में, तो इंडियन फार्मर के लिए हाई यील्डिंग वैरायटीज ऑफ सीड्स अवेलेबल करवाए गए, जिनको HYV सीड्स बोलते हैं। इनमें इरिगेशन ज़्यादा लगता था, लेकिन एक सिंगल प्लांट से ज़्यादा अमाउंट में ग्रेन निकाला जा सकता था। तो ये अदर आपका रीज़न हो गया HYV सीड, जिससे एक ही लैंड से ज़्यादा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। अब HYV सीड में मतलब वाटर भी अच्छा चाहिए पड़ता है, और साथ में केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह की भी ज़रूरत होती है। पेस्टिसाइड्स आपने सुना होगा। पेस्टिसाइड्स मीन्स कीटनाशक, जो कीड़े वगैरह फसल में लग जाते हैं उसके लिए पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं। तो केमिकल फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स वगैरह और अच्छा इरिगेशन, तो HYV सीड्स जो हैं, अगर इनको ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, इरिगेशन, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स, तो ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन दे सकते हैं। अगर हम बात करें पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड सबसे पहले यूज़ की गई, जिसमें HYV सीड्स का यूज़ किया गया, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स वगैरह का फार्मिंग में यूज़ किया गया, जिससे जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक बढ़ गया। ये चार्ट है मॉडर्न मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स का। तो यहाँ हम देख सकते हैं HYV सीड से टॉप पे। ठीक है, इसके लिए हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ रही है? फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, डेम्स, इलेक्ट्रिसिटी, पंप सेट्स, कैनल्स मतलब नहर भी चाहिए हमें, डीजल, क्योंकि जो ट्रैक्टर है, हार्वेस्टर है, थ्रेसर है, इन सब के लिए हमें डीजल भी चाहिए पड़ेगा। तो मॉडर्न फार्मिंग मेथड में ये सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, और इसके थ्रू हम एक ही प्लांट से ग्रेन का जो अमाउंट है वो ज़्यादा से ज़्यादा ले सकते हैं। अभी हमने मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में पता था। तो ये जो बॉक्स दिया है, नेम ऑफ क्रॉप, मंथ सोन, मंथ हार्वेस्टेड, सोर्स ऑफ इरिगेशन, रेन, टैंक्स, ट्यूबवेल, कैनल्स एसेट्रा। तो पालमपुर विलेज को ध्यान में रखते हुए मल्टीपल क्रॉपिंग के बारे में आपको ये बॉक्स फिलअप करना है कि कौन कौन सी क्रॉप यहाँ पर उगाई जाती हैं। तो जैसे हमने 3 क्रॉप पढ़ी थी, बाजरा, व्हीट और पोटैटो, है ना? उनको फिल कर दोगे, और उनका मंथ आपको फिल करना है, कब कौन सा क्रॉप किस मंथ में सोन किया जाता है, किस मंथ पे हार्वेस्ट किया जाता है, और सोर्स ऑफ इरिगेशन उसका क्या है। तो अच्छे से एक बार पूरा चैप्टर रीड कर लेना। अगला अगला जो टॉपिक है वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।